हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन वे के धमाकेदार दोस्तों प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक तीर्थयानी आप सभी लोगों का भाई तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग आ जाइए जल्दी से फटाफट से, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा, बेहतरीन, लाजवाब और एग्जाम में प्रेजेंट टाइम पे आने वाले ट्रेंडिंग क्वेश्चंस में से एक टॉपिक्स, ठीक है, जो कि रहने वाला है डाटा सफिशिएंसी, यानी कि आंकड़े पर्याप्तता से संबंधित। आ जाइए दोस्तों, तो आज क्या डिस्कस करने वाले हैं भाई हम? डाटा सफिशिएंसी अर्थात आंकड़े पर्याप्तता। आंकड़े पर्याप्तता दोस्तों, नाम से ही पता लग रहा है कि हमें क्या ढूंढना है कि प्रश्न में दिए गए जो डाटा हैं वो आंसर देने के लिए सफिशिएंट है या नहीं, यानी उससे हमारा आंसर निकल कर आएगा या नहीं आएगा। ये आज आप लोग डिस्कस करने वाले हो, ठीक है? करेक्ट आप? ठीक है, आज ही देखिए दोस्तों, आप पूरा फोकस यहां पे रखिए क्योंकि बहुत ही प्यारा प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले आप कंसेप्ट को समझ जाइएगा एक बार कि क्या कहता है डाटा सफिशिएंसी, कहता क्या है, आंकड़े पर्याप्तता होता क्या है। देखिए, हम लोगों को बस एक ही चीज ध्यान में रखनी है। अभी तक का आपने यूं समझ लीजिए कि कुछ भी आ सकता है, डाटा सफिशिएंसी से रिलेटेड कोई भी चीज कैसे भी किसी भी प्रकार से आ सकती है आपके पास में, ठीक है? आपको प्रश्न का आंसर नहीं निकालने बैठ जाना है। कभी कभी आपको साइकोलॉजिकल सिर्फ प्रश्न को देखकर ही बता देना है कि हाँ यार, इससे आंसर आ सकता है क्या। देखिए, प्रॉपर तरीका तो क्या होता है, मान लो कोई मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न दे दिया, तो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आप सोल्व करने बैठोगे कि हाँ यार, इसका आंसर ये है, लेकिन आपको ये भी तो पता है ना कि अगर इसका कोड ये दे रखा है, इसका कोड ये दे रखा है, तो इसका कोड तो आ ही जाएगा। मान लो दो चीजें हैं, पहला वर्ड है उसका कोड दे रखा है, दूसरा वर्ड है उसका कोड दे रखा है, और तीसरे वाले का पूछ रहा है कि यार इसका कोड क्या होगा। तो ये तो बाय डिफॉल्ट कॉमन सेंस है ना कि हाँ यार, दो चीजों के कोड दे रखे हैं, वहीं देखकर पता लगा लिया कि हाँ यार, तीसरे वाले का तो आंसर कोड आ ही जाएगा, यानी प्रश्न का आंसर तो हम निकाल ही लेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार प्रश्न को सोल्व ही करना है। देखिए, डाटा सफिशिएंसी, इस चैप्टर का मतलब समझिए पहले आप कि इसका मतलब क्या है। डेटा सफिशिएंसी, आंकड़े पर्याप्तता, अर्थात हमें यह ढूंढना है कि प्रश्न आंसर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। प्रश्न में दिया गया जो डाटा है वो आंसर अर्थात उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या पर्याप्त नहीं है। बात समझ में आ रही है? सभी बच्चे फटाफट से एक बार थम्स अप कर दीजिए कि यस सर, बिल्कुल सही है। सभी लोग फटाफट से एक बार थम्स अप कर देंगे। अब पहले इधर समझ लीजिए, आपको प्रश्न में क्या मिलेगा, आंसर में क्या मिलेगा। देखिए, प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, जैसे मान लीजिए वो पूछेगा व्हाट इज द कोड फॉर इज इन द कोड लैंग्वेज, और दो सेंटेंसेस आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है? आपसे बोल रहा है कि कोड का क्या होगा भाई साहब लैंग्वेज, है ना? देखिए क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि सांकेतिक भाषा में इज के लिए कोड क्या होगा, और ये दे रखा है इसने पहला सेंटेंस, ये दे रखा है दूसरा सेंटेंस, ठीक है? करेक्ट है। अब आंसर के पैटर्न किस प्रकार से दिए हुए होंगे, पढ़िए आंसर के पैटर्न्स को पढ़िए एक बार। क्या दे रखा आंसर के पैटर्न? आंसर के पैटर्न कुछ इस प्रकार से चलेंगे। पहला दे रखा है ए ऑप्शन के अंदर, इफ द डेटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल द डेटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। यदि कथन 1 में दिया गया डाटा अकेला ही इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 में दिया गया डाटा अकेला इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि जब आपका आंसर 1 से आ रहा हो और 2 से ना आ रहा हो, ठीक है, तो आप ए ऑप्शन टिक करेंगे। कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ए ऑप्शन। यदि कथन 2 में दिया गया डाटा अकेला प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन कथन 1 में दिया गया डाटा अकेला प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, अर्थात जब आपका आंसर 1 से ना आ रहा हो, पहले वाले सेंटेंस से ना आ रहा हो, दूसरे वाले सेंटेंस से आ रहा हो, तो इसमें आप क्या लगाएंगे? बी ऑप्शन लगाएंगे। सी ऑप्शन की तरफ चलिए, देखिए क्या है। यदि या तो कथन 1 में दिया गया डाटा या कथन 2 में दिया गया डाटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अब देखिए, ये बड़ा ही विशेष होता है, ये बड़ा ही विशेष ऑप्शन होता है। इसका अर्थ मतलब ये होता है कि यदि आप प्रश्न 1 से भी आंसर निकाल पा रहे हो, प्रश्न 1 स्टेटमेंट 1 से भी आप आंसर निकाल पा रहे हो, और स्टेटमेंट 2 से भी आंसर निकाल पा रहे हो, यानी इससे इंडिविजुअली आपका आंसर आ रहा है
और इससे भी अलग चेक करने पर आपका आंसर आ रहा है, यानी कि दोनों ही सेंटेंस से अलग अलग आपको जांचने पर आंसर आ रहा है, तो आप आइदर और वाला केस लगाते हो। याद रखिएगा या वाली स्थिति, यानी कि आइदर और केस। कौन सा केस है ये? आइदर और केस। आइदर और केस स्पेशली सिर्फ एकमात्र ऐसा टॉपिक है डाटा सफिशिएंसी का जिसके अंदर आपको आइदर और तब लगता है जब अकेले एक से भी आंसर आ रहा हो और अकेले दो से भी आंसर आ रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिएगा दोस्तों क्या है। दोनों कथनों एक और दो में दिया गया डाटा मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। अब देखिए, मान लीजिए आपका आंसर एक से नहीं आ रहा और यह भी मान लिया हमने कि आपका आंसर दो से भी नहीं आ रहा, तब आप क्या करोगे? जब आंसर एक से भी नहीं आ रहा, दो से भी नहीं आ रहा, तो आप दोनों के डाटा को एक साथ एक ही प्रश्न को सॉल्व करते समय चेक करोगे। अभी मैं आपको समझाऊंगा ये चीज। मान लो आपने एक का स्टेटमेंट अलग से चेक किया, इससे आंसर नहीं आया, दो का स्टेटमेंट अलग से चेक किया, इससे आंसर नहीं आया, तो अब आप क्या करोगे? दोनों को कंबाइन कर दोगे, दोनों को प्लस कर दोगे, दोनों के डाटा को प्लस करने के बाद चेक करोगे कि अब आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। और उससे भी अगर आंसर ना आए, उससे भी अगर आपका आंसर ना आए, तो इसका मतलब डी ऑप्शन है कि दोनों स्टेटमेंट्स को मिलाकर, दोनों कथनों को मिलाकर भी हम प्रश्न का उत्तर देने के लिए सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, ये जो डाटा है पहले में और दूसरे में दोनों को हमने मिला दिया और दोनों को मिलाकर भी अब हम आंसर को नहीं निकाल पा रहे, तो डी ऑप्शन। परंतु मान लीजिए पहले से आंसर नहीं आ रहा और दूसरे से भी आंसर नहीं आ रहा, अब आपने दोनों के डाटा को क्या कर दिया? कंबाइंड कर दिया, एक साथ शामिल कर लिया, और उसके बाद अगर आपका आंसर आ जाए तो आप किसको टिक करोगे? तो आप टिक करोगे ई ऑप्शन को। किसको टिक करोगे? ई ऑप्शन को। यानी कि भैया पहले से आंसर नहीं आ रहा, दूसरे से आंसर नहीं आ रहा, दोनों को हमने जोड़ दिया, ठीक है, और उससे आंसर फिर भी नहीं आया, तो डी ऑप्शन। और पहले से आंसर नहीं आ रहा, दूसरे से आंसर नहीं आ रहा, दोनों को हमने भाई साहब कंबाइन कर दिया और उससे आंसर आ गया, तो ई ऑप्शन। यानी यदि दोनों कथनों एक और दो में दिया गया डाटा मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। ठीक है, करेक्ट है। तो पहले से भी आंसर आ रहा है, दूसरे से भी आंसर आ रहा है, तो भैया याद रखिएगा आइदर और वाला केस बनेगा। ठीक है, बाकी इससे पहले वाले तो आप समझ ही गए। अब प्रश्न को समझिएगा एक बार, देखिए क्या है। पूरा फोकस यहां रख दीजिए, मत चलाइए, पेन और पेपर आपको उठाना ही नहीं है आज सिर्फ और सिर्फ ना आपको कोई कॉपी उठानी है, ना आपको रजिस्टर में कुछ लिखना है। सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं आपको सिर्फ वो सुनना है, देखना है कि कैसे मैंने आंसर्स निकाले, क्या मुझे आंसर निकालना था या सिर्फ मुझे यह बताना था कि इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए देखिएगा दोनों चीजों को समझिएगा। मेरा प्रश्न यह है कि व्हाट इज द कोड फॉर इज इन द कोड लैंग्वेज। सांकेतिक भाषा में इज के लिए कोड क्या है, बस ये पूछा गया। अब आप बस मुझे इतना सा बता दो, ये पहला सेंटेंस है जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस है जो इंग्लिश में लिखा हुआ है और हिंदी में लिखा हुआ है। तो पहले इज को देखिए आप, इज कहां है? ये रहा सर, ये रहा इज। पेन इज ब्लू, पेन इज ब्लू के लिए ये है, या यूं कह सकते हैं SHITUKE का कोड है पेन इज ब्लू। ठीक है, इसके अलावा KESIRE इसका कोड है दिस इज वंडरफुल। क्या दोनों में इज अच्छा एक बात बताओ, इस दूसरे वाले सेंटेंस को भी भूल जाओ दोस्तों, इस दूसरे वाले सेंटेंस को भी आप भूल जाओ, हमें कोड निकालना है इज का। तो क्या सिर्फ एक सेंटेंस से आप लोग कोड निकाल सकते हो? क्या एक सेंटेंस से आप इज का कोड निकाल सकते हो? यहां पर तीन वर्ड्स हैं, SHITUKE। इन तीन वर्ड्स के लिए तीन कोड दे रखे हैं, पेन इज ब्लू। आपको पता है ना चाइनीज कोडिंग में कंपैरिजन कैसे करते हैं? अगर लेफ्ट साइड पर तीन वर्ड दे रखे, राइट साइड पर भी तीन वर्ड दे रखे, तो इसका कंपैरिजन अगले सेंटेंस से करते हैं। यहां पर भी लेफ्ट साइड पे तीन वर्ड दे रखे हैं, यहां पर राइट साइड पे तीन वर्ड दे रखे हैं। तो तीन वर्ड्स के लिए ये तीन कोड तो हैं, परंतु किसका क्या कोड है ये थोड़ी ना पता होता है। ये तो तब निकल के आता है जब हम कंपैरिजन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अक्कल लगाइए, क्या सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस को देखकर आप आंसर बता सकते हो? क्या एक सिंगल सेंटेंस को देखकर क्या आप आंसर बता सकते हो? नहीं बता सकते। सर हमें नहीं पता कि SHI इज का कोड है, TU इज का कोड है या KE इज का कोड है। अब फर्स्ट वाले सेंटेंस को भूल जाओ, अब सेकंड वाले सेंटेंस को देखिए। सर KE इज का कोड है, SI इज का कोड है या RE इज का कोड है? यहां से भी क्लियर नहीं हो रहा, यानी फर्स्ट से भी आंसर नहीं आ रहा, सेकंड से भी आंसर नहीं आ रहा आपका।
ना फर्स्ट से आंसर आ रहा है ना सेकंड से आंसर आ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए अब कहां तक पहुंच गए अब आप ऑप्शंस में। अगर पहले से आंसर आ जाता तो ए ऑप्शन टिक कर देते, दूसरे से ना आता तो। अगर पहले से ना आता दूसरे से आ जाता तो बी ऑप्शन टिक करते। अगर दोनों को अलग अलग जांचने पर आंसर आ जाता तो आइदर और लगाते। अब हम चौथे और पांचवें ऑप्शंस पर पहुंच गए। या तो दोनों को कंबाइन करने पर आंसर नहीं आएगा या दोनों को कंबाइन करने पर आंसर आ जाएगा। तो अब करते हैं भाई साहब दोनों को कंबाइन करते हैं दोनों के डाटा को। हाँ, अब इसको और इसको दोनों को एक साथ लेकर इज का कोड निकालने की कोशिश करेंगे। अब जब बाएं वाले सेंटेंस के साथ मैंने देखा, कंपैरिजन किया, तो दोनों में मुझे के ई मिला, यहां भी के ई मिला, यहां भी के ई मिला, और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा। इस जगह पर दोनों में कॉमन क्या मिला, दोनों में कॉमन मुझे इज मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि के ई का कोड इज हो गया और ये मेरा आंसर आ गया। दोनों को कंबाइन करने के बाद मेरा आंसर आ गया। तो मैं कौन सा ऑप्शन टिक करूंगा, ई ऑप्शन टिक करूंगा। ई ऑप्शन के अंदर क्या था सर, ई ऑप्शन के अंदर यह था कि यदि दोनों कथनों 1 तथा 2 में दिया गया डाटा मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है तो आंसर ई टिक करना है। तो ये मेरा आंसर हो गया ई ऑप्शन। दोनों को मिलाकर प्रश्न का डाटा देखकर आंसर निकाल रहा है। अब मेरे भाई एक बात समझना, क्या इतनी बुद्धि और इतना कॉमन सेंस हमारे पास नहीं था कि हम सिर्फ प्रश्न को देखते और 5 सेकंड के अंदर हम लोग आंसर निकाल लेते? मात्र 5 सेकंड के अंदर आंसर निकाल के आगे भाग जाते हम अगले प्रश्न पे। बताइए कैसे? हम प्रश्न को पढ़ते, हाँ सर अच्छा इज का कोड पूछा है, तो कोडिंग डिकोडिंग जब भी डाटा सफिशिएंसी में आ जाए, कोडिंग डिकोडिंग अगर डाटा सफिशिएंसी के अंदर आ जाए तो सिंगल एक सेंटेंस से हम कभी भी आंसर निकाल ही नहीं पाएंगे। चाइनीज कोडिंग को सॉल्व करते समय हमें 2 डाटा की आवश्यकता होगी कंपैरिजन करने के लिए। एक डाटा पहले वाले में दे रखा है, दूसरा डाटा दूसरे वाले में दे रखा है। अब इन दोनों को साथ में लेकर आएंगे तभी तो भैया हम इज का कोड निकाल पाएंगे। सही है कि नहीं? तो वो तो वैसे भी दिख रहा था, इज यहां पर भी है, इज यहां पर भी, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यार हमें बताना क्या था एक्चुअली में? हमें यही तो बताना था कि क्या हम इज का कोड निकाल पाएंगे 2 सेंटेंसेस से। तो आपका आंसर था कि हां पहले वाले में भी इज है, दूसरे वाले में भी इज है, तो हम लोग दोनों को कंबाइंड लेकर आंसर निकाल पाएंगे। तो किसने कहा था कि आपको ये रामायण लिखो कि पहले से आंसर नहीं आ रहा, दूसरे से आंसर नहीं आ रहा, दोनों को कंबाइन करो? इतना तो दिमाग ऑटोमेटिकली कॉमन सेंस चलता भाई, हाँ यार इज का आंसर तो आ जाएगा, हमें डाटा सफिशिएंसी तो बताना है। अब और समझो, आगे और समझो चीजों को, और समझिए। अब किसका कोड पूछ रहा है, ध्यान से आंखें खोलकर देख लेना। सर हमसे निप NIP निप का कोड पूछ रहा है। हमसे किसका कोड पूछ रहा है? प्रश्न पढ़ लो, निप, व्हाट डज निप स्टैंड फॉर अ कोड लैंग्वेज। ठीक है, तो निप का कोड पूछ रहा है भाई साहब। ठीक है, निप देख लो कहां पर है सर, पहले वाले सेंटेंस में निप यहां पर है, NIP ये रहा सर, यहां दिख रहा है मुझे। डेट इज वेरी ब्यूटीफुल का कोड दे रखा है, SENIP SRE NUM। ठीक है, अब ये जो निप कोड है ना, ये किसके लिए है? डेट के लिए है, इज के लिए है, वेरी के लिए है, ब्यूटीफुल के लिए, हमें नहीं पता। बस हमको ये पता है कि ये 4 वर्ड से हैं और इन 4 वर्ड के लिए ये 4 कोड हैं। किसका क्या कोड है हमें नहीं पता। सेकंड वाला सेंटेंस देखिए, सेकंड वाले सेंटेंस में निप यहां आ रहा है, ये रहा, इस जगह निप आ रहा है, इस जगह निप, करेक्ट है। और यहां पे क्या लिखा हुआ है? माई हाउस इज ब्यूटीफुल, माई हाउस इज ब्यूटीफुल, ये रहा। ठीक है ना? अब मेरे भाई इधर देखना, इधर अब यहां पर खेल हो गया। अब आपको पता है जब भी भाई साहब आपसे कोडिंग है ना, याद रखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न आएगा और उसमें डाटा सफिशिएंसी पूछे, तो अकेले एक सेंटेंस से आप किसी का कोड नहीं निकाल सकते, अकेले दूसरे सेंटेंस से आप कभी भी कोड को नहीं निकाल सकते। आपकी मजबूरी हो गई कि आपको फर्स्ट और सेकंड, जो फर्स्ट से आपका आंसर नहीं आ रहा, सेकंड से आपका आंसर नहीं आ रहा, अब आपको क्या करना पड़ेगा? कंबाइन करना पड़ेगा, दोनों को एक साथ लिखना पड़ेगा। लेकिन एक साथ जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना सर, तो हमारे पास तो बहुत सारी चीजें कॉमन आ रही हैं। आप कहोगे सर बहुत सारी चीजें कैसे कॉमन आ रही है आपके पास? ये देखिए, इधर ध्यान से देखिएगा, डेट इज वेरी ब्यूटीफुल, माई हाउस इज ब्यूटीफुल। तो देखिए यहां पे 2 चीजें कॉमन आ रही हैं सर, एक तो इज और एक ब्यूटीफुल, एक तो इज और एक ब्यूटीफुल। देखिए बाईं साइड वालों का बाईं साइड वालों से जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं सर, 2 चीजें कॉमन आ रही हैं।
देख लीजिए, इज ब्यूटीफुल दो चीजें आ रही हैं सर कॉमन। और कोड में भी देख लो, कोड में भी कंपैरिजन कर लो क्या कॉमन आ रहा है। सर एक तो आ रहा है निप यहां भी आ रहा है, सही है नहीं है। और सर दूसरा जो कॉमन आ रहा है SRE, ये SRE यहां भी आ रहा है। तो सर यहां से क्या निकल के आई चीजें, यहां से दो चीजें निकल के आई। एक तो वर्ड निकल के आया इज, और दूसरा ब्यूटीफुल। एक तो सर वर्ड निकल के आया इज और दूसरा ब्यूटीफुल। अगर मैं मान लूं कि इज का कोड निप है तो ब्यूटीफुल का कोड SRE हो जाएगा। अगर ये मान लूं कि SRE अगर इज का कोड है तो निप जो है वो ब्यूटीफुल का कोड हो जाएगा। तो भैया यहां से एक चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई कि अगर इज का कोड NIP SRE है, ठीक है, सॉरी, इज का कोड अगर NIP होता तो ब्यूटीफुल का कोड SRE हो जाता, और अगर भाई साहब इज का कोड SRE हो जाता तो ब्यूटीफुल का कोड NIP हो जाता। इन दो वर्ड्स के लिए, क्योंकि दो कोड निकल के आए हैं, किसका क्या कोड है ये क्लियर नहीं है। तो हमें नहीं पता कि निप किसका कोड है, निप इज का कोड है या फिर निप ब्यूटीफुल का कोड है, भाई साहब हमें क्लियर नहीं है। यानी फिर से हम लोग आंसर यहां पर नहीं निकाल पाए, यानी कि दोनों को कंबाइन करने के बाद भी आंसर नहीं निकाल पाए। तो आंसर इसका ऑप्शन क्या बनेगा, डी इज द करेक्ट आंसर। यदि पहले वाले से हम आंसर ना निकाल पाए, दूसरे वाले से हम आंसर ना निकाल पाए, दोनों को कंबाइंड लेकर भी अगर हम आंसर ना निकाल पाए तो ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, डी ऑप्शन। अगर दोनों को मिलाकर हम आंसर निकाल पाते जैसा कि पहले प्रश्न में निकाल पाए थे तो आंसर क्या टिक किया था, ई ऑप्शन। ऐसे ढूंढना है, ऐसे करना है आपको, ठीक है, करेक्ट है। चलिए आ जाइए दोस्तों, अगला देख लीजिए, राम और राज के बीच कितने विद्यार्थी, अब ये प्रश्न पूछा है। अब ये देखिए, अब ये रैंकिंग का प्रश्न आ गया। रैंकिंग मतलब ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग का मतलब होता है दोस्तों क्रम निर्धारण वाला प्रश्न। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि राम और राज के बीच में कितने विद्यार्थी हैं। अच्छा, राम और राज के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, ये निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए कि पंक्ति में कुल लोग कितने बैठे हैं, राम का बाएं से स्थान क्या है और राज का दाएं से स्थान क्या है। दो चीजें चाहिए ना भैया हमें। ऑब्वियस सी बात है, अगर दो व्यक्तियों के बीच में हमें यह निकालना है कि कितने लोग बैठे हैं, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। दो व्यक्तियों के बीच में कितने लोग बैठे हैं ये निकालने के लिए पहले यह तो पता करो कि वो दोनों व्यक्तियों का बाएं से और दाएं से स्थान क्या है। दूसरा क्या चाहिए डाटा हमको कि भैया पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं, ये भी तो चाहिए हमको। तो अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए यहां पर। ये देखिए, राम का बाएं से स्थान 17 और राज का दाएं से स्थान 20 है, और तो इंडिविजुअली सिर्फ इससे तो हम निकाल नहीं पाएंगे कि कितने लोग। भाई पहले वाले सेंटेंस को देखिए आप, पहले वाले सेंटेंस से हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। कैसे नहीं निकाल पाएंगे, ये देखिए, पहला वाला सेंटेंस जब आपने लिखा तो आपको क्या दिया कि भैया ये पंक्ति है, और इस पंक्ति में आपको बोला कि जो राम है, राम, ये राम का बाएं से 17वां स्थान है, राम का बाएं से 17वां स्थान है, सही है कि नहीं है। और राज का भाई साहब, राज का दाएं से सर 20वां स्थान है। अब अगर राम का बाएं से 17वां स्थान है, राज का दाएं से 20वां स्थान है, तो क्या आचार डालू इस डाटा का, हमें क्या पता बीच में कितने लोग हैं जब तक टोटल नहीं होगा। तो अकेले पहले वाले से आंसर नहीं आ रहा। फिर आप कहोगे चलिए दूसरा वाला अकेला चेक करते हैं। दूसरे वाले में टोटल दे रखा है राम और, देखिए दूसरे वाले सेंटेंस में तो राम और राज की बात ही नहीं हुई। कम से कम पहले सेंटेंस में राम और राज की बात तो हो रही थी, दूसरे वाले सेंटेंस में तो राम और राज की कहीं बात ही नहीं हो रही। बस सीधा इतना दे दिया कि भैया कुल जो है कुल 30 छात्र हैं, पंक्ति में कुल 30 छात्र हैं, सिर्फ इतना सा डाटा दिया है। राम और राज तो है ही नहीं दूसरे वाले सेंटेंस में, कुल 30 छात्र हैं। अब क्या करूं इसका, राम कहां है बैठा है, राज कहां बैठा है, ये डाटा तो है ही नहीं भैया सेकंड वाले सेंटेंस में। तो अकेले दूसरे वाले को चेक करने से आंसर नहीं आया, अकेले फर्स्ट वाले डाटा को चेक करने से भी आंसर नहीं आया, अकेले दूसरे वाले डाटा को चेक करने से भी आंसर नहीं आया। अब भाई साहब क्या करेंगे, अब हमारी मजबूरी हो गई कि हमें दोनों के डाटा को कंबाइन करना पड़ेगा। अब हमको दोनों के डाटा को क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। फर्स्ट डाटा को और सेकंड डाटा को दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। अब देखिए हमें कुल दे रखे हैं 30 छात्र,
लेकिन देखिए राम का बाएं से स्थान 17 और राज का दाएं से स्थान जो 20 दे रखा है। थोड़ी अक्कल लगाइए यहां पर सर। कंडीशन ये बन रही है, कंडीशन क्या बनेगी सर? कंडीशन ओवरलैपिंग वाली बनेगी। कंडीशन ओवरलैपिंग वाली बनेगी। कंडीशन ओवरलैपिंग वाली कैसे बन रही है? क्योंकि दोनों व्यक्तियों के दिए गए स्थानों के जो मान हैं, राज का लेफ्ट से, सॉरी राम की लेफ्ट से पोजीशन प्लस राज की राइट से जो पोजीशन है, उन दोनों का मान टोटल से ज्यादा है। उन दोनों का मान सर टोटल से ज्यादा हो रहा है। तो याद रखिएगा, अगर दोनों व्यक्तियों के दिए गए स्थानों के मान 17 और 20, ये जो मान है, ये अगर टोटल से ज्यादा हो जाए, टोटल से ज्यादा अर्थात 30 से ज्यादा हो गया। देखिए 17 और 20 का मान ये कितना हो रहा है? 37 हो रहा है। 37 30 से ज्यादा है तो सर ये ओवरलैपिंग का केस बनता है। ओवरलैपिंग के केस में सर आप सभी लोगों को पता है कि ये एक दूसरे को क्रॉस कर कर लेकर जाएंगे। राम बाएं से 17वां बैठा है ना, तो राम को बिठाएंगे बाएं से 17 पे ही। ये जो राम है सर, इसको बाएं से 17 पे ही बिठाएंगे। और जो श्याम है, सॉरी श्याम नहीं, दूसरा है राज, जो राज है सर, उसको दाएं से हम 20वें पे ही बिठाएंगे। बस फर्क इतना होगा कि इनको ऐसे अलग अलग ना बिठाकर क्रॉस करके लेकर जाएंगे, क्योंकि दोनों व्यक्तियों के दिए गए स्थानों के मान अगर टोटल से ज्यादा हो जाते हैं तो वो ओवरलैपिंग का केस बनता है। ऐसे जाएंगे। अगर भाई साहब दोनों व्यक्तियों के स्थानों के मान अगर टोटल से कम होता तब बनाते हैं सेपरेट केस, लेकिन अभी तो क्रॉस करके ऐसे लेकर जाएंगे और ऐसे लेकर जाएंगे। और हमें टोटल दे रखा है कि टोटल भैया 30 व्यक्ति हैं पंक्ति में। पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं? 30 लोग हैं। और बीच में कैसे बैठे हैं ये निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। याद है ना आपको, मिड पर्सन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। मिड पर्सन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? जल्दी से बताओ। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं। बड़ा कौन है यहां पर? राम और राज का मान, यानी कि राम की लेफ्ट से पोजीशन प्लस राज की राइट से पोजीशन, इसमें से माइनस करेंगे टोटल को। परंतु 2 स्थान और माइनस करते हैं। ओवरलैपिंग के केस में आपने सीखा हुआ है कि ये या दोनों व्यक्तियों को जोड़ना है, मानों को, उसमें से टोटल माइनस करना है और उसमें से 2 माइनस करना है। 2 क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि जब हम राम तक जाते हैं तो राज ऑलरेडी काउंटिंग में आ जाता है, क्योंकि जब हम राज को काउंट करते हैं तो राम ऑलरेडी काउंटिंग में आ जाता है। तो इसका मतलब दोनों व्यक्ति 2-2 बार काउंटिंग में आ रहे हैं। 2-2 बार काउंटिंग ना हो इसलिए 2 को माइनस किया जाता है। तो चलिए आंसर निकाल लीजिए। मिड पर्सन क्या आ जाएगा? 17 + 20 - 30, यानी कि 37 - 30 - 2, अर्थात 5 लोग हैं बीच में। बीच में कितने लोग हैं दोस्तों? 5 लोग। बीच में कितने लोग हैं दोस्तों? 5 लोग। ये नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। हमसे क्या बोल रहा है कि 5 बच्चे हैं। 5 बच्चों में PQRST पंक्ति के बीच में कौन बैठा है? ये बैठा है। 5 बच्चों की पंक्ति है, PQRST की एक पंक्ति में बीच में कौन बैठा है ये पूछ रहा है। अब बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। T बाएं छोर से आखिरी है, तो क्या इसमें सभी लोगों का डाटा दे रखा है? थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करना होता है। डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को अभी तो आप सोल्व कर रहे हो, अभी तो मैं आपको सोल्व करके सिखा रहा हूं, लेकिन हकीकत में बताऊं मैं आपको कि डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस में पेन चलाने की भी जरूरत नहीं होती है, सिर्फ क्वेश्चन देखना होता है। कैसे? वो कह रहा है कि बीच में कौन बैठा है इन 5 लोगों में। क्या 5 लोग तुम्हें दिख रहे हैं यहां पर? क्या पहले वाले में 5 लोग दिख रहे हैं? आप कह रहे हैं सर 5 लोग तो दिख ही नहीं रहे। हटाओ भाई साहब, पहले वाले से इसका मतलब आंसर नहीं आएगा। यहां पे क्या 5 लोग दिख रहे हैं? सर T, P और S लो। सर T, P और S सिर्फ 3 ही लोग दिख रहे हैं सेंटेंस में। सर इससे भी आंसर नहीं आएगा। अरे इसमें भी 5 लोग नहीं दिख रहे, इसमें भी भाई साहब 5 लोग नहीं दिख रहे, तो भैया ना इससे आंसर आएगा ना इससे आंसर आएगा, दोनों से ही आंसर नहीं आएगा। तो अब आप क्या करोगे? दोनों को कंबाइन करोगे। पहले वाले से आंसर नहीं आया आपका, दूसरे वाले से भी आंसर नहीं आया आपका। अब आपने दोनों को कर दिया कंबाइन। चलिए दोनों को कंबाइन करिए। अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपको डाटा दे रखा है पहला वाला कि T बाएं छोर से आखिरी स्थान पर। T बाएं छोर से आखिरी स्थान में, T इज एट द एक्सट्रीमम लेफ्ट हैंड, बिल्कुल बाएं छोर से आखिरी स्थान पर है। बाएं छोर, ये बायां छोर होता है, ये दायां छोर होता है। ये लेफ्ट पोजीशन होती है दोस्तों बायां, ये राइट वाली पोजीशन होती है दायां। ठीक है, तो देख लेना, ये बाएं से हो गया T।
अब ये टी जो है वो पी के तुरंत बाएं हैं, यानी पी जहां कहीं भी बैठा था उसके तुरंत बायां कौन बैठा था? टी बैठा था। और एस पी के तुरंत दाएं हैं। अब बताओ भाई साहब, एस जो है वो एस पी के तुरंत दाएं हैं। अच्छा दोस्तों, यहां पे भले से 5 लोग नहीं थे, लेकिन भैया सेकंड वाले से आपका आंसर आ गया था। सॉरी, रुकिए एक सेकंड भैया, फर्स्ट वाले से तो आंसर नहीं आया था, चलिए, लेकिन भैया सेकंड वाले से फिर भी आंसर आ गया था। बताइए आप, 5 लोग नहीं दिए थे, इसने देखो गड़बड़ कर दी। वो आपको जो मैं सिखाना चाह रहा था वो यहां पर अप्लाई नहीं होगा, पर कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं इसको। भाई सेकंड वाले से तुम्हारा आंसर आ गया है। अब आप कहोगे सर सेकंड वाले से आंसर कहां आया? 5 लोग तो नहीं दिए थे। अरे 5 लोग नहीं दिए थे तो क्या हुआ? 5 लोग नहीं दिए थे तो क्या हो गया? थोड़ा दिमाग लगाइएगा। क्या सच में सेकंड वाले से आंसर आ रहा है सर? मैं अभी भी कहूंगा थोड़ा सोच लेना, नहीं आ रहा है सेकंड वाले से आंसर। पर बहुत सारे लोगों को लग सकता है अरे सर ये रहा ना, अरे सर 3 लोग तो अरेंज कर लिए ना हमने, सर 3 लोग तो हमने अरेंज कर लिए, 2 ही तो बचे। अब सर 2 बचे हैं, पी को कौन सा बचा है सर? एक तो क्यू बचा है और एक आर बचा है। अब सर यहां पे क्यू आ जाए, यहां पे आर आ जाए, या यहां पे आर आ जाए, यहां पर क्यू आ जाए, क्या ही फर्क पड़ रहा है सर? इनकी पोजीशन तो क्लियर हो गई ना सर। बीच में तो ऐसी बैठा है ना। अरे मेरे भाइयों, ये आपने तब निकाला है जब आपने पहली वाली सेंटेंस भी लिया है कि टी बाएं छोर पर बैठा है। ये तुम्हें पता था, तभी तो तुमने भैया पी को टी के इधर बिठाया और एस को फिर इधर बिठाया। बाकी के 2 का क्लियर नहीं हुआ तो भी बीच वाला निकल के आया। ये कब निकल कर आया? ये कब निकल कर आया? जब तुमने पहले वाले सेंटेंस को भी सेकंड वाले के साथ जोड़ा। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाले को जोड़ते, अभी देखना मजा आएगा बहुत, अगर आप सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाले को जोड़ते तो क्या सच में आंसर निकाल पाते? देखिएगा, नहीं निकाल पाते। देखिएगा, सुनिएगा, देखिएगा अच्छे से। उसने कहा कि टी पी के तुरंत बाएं हैं। ठीक है भाई साहब, 5 लोग थे, अब टी पी के तुरंत बाएं था। मान लीजिए पी यहां बैठा है, इसके ये देखिए टी को बना दिया मैंने पी के तुरंत बाएं, और एस पी के तुरंत दाएं था। अब एस पी के तुरंत दाएं था। 3 ही लोगों का तो क्लियर हो रहा है इस वाले सेंटेंस से, तो तुम्हारा सिर्फ 3 लोगों का क्लियर हो रहा है। बाकी के 2 लोग कहां बैठे हैं हमें क्या पता? क्या क्यू यहां बैठा है? क्या आर यहां बैठा है? या फिर केस ऐसा है भाई टी पी और एस है ना, टी पी और एस का तो क्लियर है सर। क्यू और आर की मैं बात करूं तो क्या सर क्यू यहां बैठा है, आर यहां बैठा है, या एक क्यू इधर है एक आर इधर है, ऐसे बैठे हैं? जैसे देखिएगा सर, ये तो चलो क्लियर हो गया, टी पी एस। सर हो सकता है कि क्यू यहां हो सकता है कि आर यहां हो सकता है कि आर यहां हो, तो हो सकता है कि क्यू यहां हो। सर इस वाले केस में मिड में कौन आ रहा है? पी। इस वाले केस के हिसाब से मिड में कौन आ रहा है? टी। सर इस वाले केस के हिसाब से मिड में कौन आ रहा है? एस। अगर सिर्फ सेकंड वाले सेंटेंस को मैं चेक करूं तो भैया ये तीनों तो चलो समझ में आ गए, टीपीएस ऐसे बैठे, पर बाकी के 2 लोग दोनों बाईं ओर बैठे हैं। बाकी के 2 लोग क्या केवल दाईं ओर बैठे हैं, या एक बाईं ओर बैठा है एक दाईं ओर बैठा है? हमें नहीं पता सर। सबसे अलग अलग आंसर निकल के आ रहा है। इससे निकल के आ रहा है टी, इससे निकल के आ रहा है पी, इससे निकल के आ रहा है एस। तो भैया बिल्कुल सही थे हम लोग, ठीक है। यानी कि सेकंड वाले से अलग चेक करने पर आंसर नहीं आ रहा। हाँ, अब अगर टी की पोजीशन में फिक्स कर दूं कि टी बिल्कुल बाईं ओर बैठा है, जो कि पहले सेंटेंस में बोला था कि टी बिल्कुल एक्सट्रीमम बाएं बैठा हुआ है ना, बिल्कुल भाई साहब एक्सट्रीमम बाएं बैठा हुआ, बिल्कुल बाएं से आखिरी है, ठीक है ना, बाएं आखिरी बैठा हुआ है टी बिल्कुल। तो उसके पड़ोस में पी और फिर एस, ये तीनों तो फिक्स हो गए। सर इनकी पोजीशन क्लियर नहीं थी, क्यू आएगा यहां तो आर यहां लेंगे, अगर आर यहां लेंगे तो क्यू यहां लेंगे। सर दोनों में से कोई सा भी केस ले ले, आंसर तो निकल के आ ही रहा है ना कि बीच में कौन बैठा है। यानी कि फर्स्ट वाले से मेरा आंसर नहीं आ रहा था दोस्तों, दूसरे वाले से भी अलग से चेक करने पर मेरा आंसर नहीं आ रहा था, लेकिन जब दोनों को मैंने कंबाइंड किया तो दोनों को कंबाइंड करने के बाद मैं आंसर निकाल पाया। तो इसके कौन सा ऑप्शन दोस्तों टिक करेंगे इसके लिए? सर इसके लिए आप ई ऑप्शन टिक करेंगे। अगर पहले से आंसर नहीं आ रहा, दूसरे से आंसर नहीं आ रहा और दोनों को कंबाइन करने के बाद आंसर आ रहा है तो आंसर ई होगा। मजा आया कि नहीं आया भाई साहब? शानदार, लाजवाब, बेहतरीन प्रश्न था ये, बहुत ही प्यारा प्रश्न था। आ जाओ अब देखो,
है डाटा सफिशिएंसी का टॉपिक। अभी तक आप लोग अल्फा जो कोडिंग डिकोडिंग है वो आपका इंक्लूड हो गया, इसके अंदर आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग वो आपका क्लियर हो गया, सही है। आपका सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी दे दिया। लो अब डायरेक्शन का क्वेश्चन भी दे रहा है आपसे पूछ रहा है कि सोहन मोहन के संबंध में किस दिशा में है। आपको सोहन की दिशा बतानी है कि सोहन जो है ना वो मोहन के संबंध में किस दिशा में है। सोहन इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू मोहन। ठीक है, चलिए, क्या पहले वाले सेंटेंस में सोहन और मोहन दोनों हैं? मनीष तानिया के पश्चिम में है, जो मोहन के उत्तर में है, मनीष के उत्तर में सोहन है। जी हां सर, बिल्कुल दोनों व्यक्तियों की बात हुई है सर। यहाँ पे सोहन भी हमें दे रखा है सेंटेंस में, ठीक है, और हमें मोहन भी दे रखा है सेंटेंस में, तो सर अब चेक करना पड़ेगा। चलिए पहला वाला दोस्तों चेक कर रहा हूं मैं, फर्स्ट वाला चेक करता हूं मैं। मनीष तानिया के पश्चिम में है। कौन? मनीष। किसके? तानिया के। तो दोस्तों ये तानिया और इस तानिया के पश्चिम में ये बना दिया मैंने मनीष। आपको पता है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे होता, तो मनीष को तानिया के पश्चिम में बना दिया। फिर अब आप देखिए ये जो वर्ड का प्रयोग हो रहा है, आप सभी लोगों को मैंने बता रखा है कि जहां पर भी जो, जिसका, उसका, उसे, उससे ये वर्ड्स आ जाएं, जो, जिसका, उसका, उसे, उससे ये वर्ड्स आ जाएं, तो तीसरे वाले व्यक्ति की बात तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए कही जाती। तुरंत पहले वाला व्यक्ति कौन है दोस्तों, जल्दी से बताइए। सर तुरंत पहले वाली व्यक्ति है तानिया, यानी कि तानिया मोहन के उत्तर में है। तानिया खुद कहां पर है? मोहन के उत्तर में। ये तो मनीष था, ये तो मनीष है, ये तानिया है, और यहां बनाएंगे सर मोहन, सही है ना। ये बना दिया सर मैंने मोहन। तानिया मोहन के उत्तर में हो गई। अच्छा अगला सेंटेंस क्या है? मनीष के उत्तर में सोहन है। भाई साहब ये जो मनीष व्यक्ति यहां बैठा था, इस मनीष के उत्तर में भाई साहब कहीं पर सोहन है, इस जगह पे सोहन है। मनीष के उत्तर में यहां पर सोहन है। हाँ तो क्या दिक्कत है? सबकी पोजीशन क्लियर हो गई। अगर सबकी पोजीशन क्लियर हो गई तो अब आंसर निकल जाएगा कि सोहन मोहन के संबंध में किस दिशा में है। तो आप कह सकते हो कि सर सोहन जो है वो मोहन के संबंध, देखने का इधर देखिएगा, ये मोहन का उत्तर नॉर्थ, सॉरी ये मोहन का क्या हो गया? उत्तर भाई साहब नॉर्थ। ये मोहन का क्या हो गया दोस्तों? वेस्ट। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? सोहन मोहन के किस दिशा में है? तो सोहन मोहन के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। फर्स्ट वाले से आंसर आ गया सर फर्स्ट वाले से आंसर आ रहा है। चलिए अब फर्स्ट वाले से आंसर आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सेकंड चेक नहीं करेंगे भाई, सेकंड फिर भी चेक करना है। फर्स्ट से आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात है, सेकंड से फिर भी चेक होगा। कवि सोहन के दक्षिण में है, बनाइए। ये कवि है, ये कवि जो था ना ये सोहन के दक्षिण में था और मोहन के पश्चिम में है। कवि सोहन के तो दक्षिण में और मोहन के पश्चिम में है, तो कवि मोहन के पश्चिम में। कवि जो है वो मोहन के तो पश्चिम में लेकिन सोहन के दक्षिण में। तो क्या इस केस से आंसर आ रहा है? क्या सोहन मोहन की किस दिशा में है ये क्लियर है? तो आप फिर से बोलोगे सर मोहन का ये वेस्ट, मोहन का ये नॉर्थ, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? ये फिर से कौन सी डायरेक्शन हो गई? सर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। यहां से भी आंसर निकल के आ रहा है सर, सेकंड वाले से भी आंसर आ रहा है। अब अगर आपका आंसर फर्स्ट से भी आ जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका आंसर फर्स्ट से भी आ जाए, आपका आंसर सेकंड से भी आ जाए, तो याद रखिएगा ये केस किसका बनेगा? आइदर और का बनेगा। याद रखिएगा एकमात्र ऐसा टॉपिक जिसके अंदर आइदर और ऐसे बनता है कि एक को चेक करो उससे आंसर आ जाए और दो को भी अलग से चेक करो उससे आंसर आ जाए, तो ये केस आइदर और का बन जाता है। डेट मीन्स ये सी ऑप्शन है, यानी फर्स्ट से भी आंसर आ रहा है और सेकंड से भी आंसर आ रहा है, तो ये केस किसका बन गया? आइदर और वाला। किसका बन गया? आइदर और वाला। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। ठीक है, ये देखिए सी ऑप्शन में यही तो था। क्या था सी ऑप्शन? ये देखिए, यदि या तो कथन 1 में दिया गया डाटा या कथन 2 में दिया गया डाटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं, यानी इससे भी आंसर आ रहा है और इससे भी आंसर आ रहा है। ठीक है, आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट आगे चलते हैं।
अब ये लो, देखना भाई सब क्या बोल रहा है, हमें ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है कि ए और बी के बीच में कितनी दूरी है। सही है, चलिए पहला सेंटेंस क्या बोला है कि पॉइंट ए इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट सी। बिंदु ए बिंदु सी से 12 मीटर पूर्व में है। बिंदु ए बिंदु सी से, ये बिंदु सी है, सेकंड वाला पहले बिठाया, ये बिंदु ए है, तो बिंदु ए बिंदु सी से आप बोलोगे 12 मीटर पूर्व में है। बिंदु डी के 5 मीटर उत्तर में है। और शब्द का प्रयोग हुआ है यहां पे, इससे पहले जो शब्द का प्रयोग हुआ था, अब यहां पे और शब्द का प्रयोग हुआ है। तो याद रखिएगा, जब एक व्यक्ति ए दे रखा हो, फिर दूसरा व्यक्ति बी दे रखा हो, और सेंटेंस में ये वाले वर्ड्स आ जाएं, कौन कौन से, और, या, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, ये वर्ड्स आ जाएं, और, या, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, ठीक है, इफ और बट, ये वर्ड्स आ जाएं, तो याद रखिएगा थर्ड वाले पर्सन की बात किसके लिए कही जाएगी, थर्ड वाले पर्सन की बात हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए कही जाएगी। थर्ड वाले पर्सन की बात आप याद रखिएगा कि थर्ड वाले पर्सन की बात किसके लिए कही जाएगी, थर्ड वाले पर्सन की बात हमेशा फर्स्ट पर्सन, पहले वाले व्यक्ति के लिए कही जाएगी मित्रों। यानी कि ये जो बात कही जा रही है ना कि और बिंदु डी के 5 मीटर उत्तर में, तो याद रखिए और के बाद वाला सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस, और के बाद वाला यानी कि ये सेंटेंस, ये किसके लिए यूज हो रहा है मित्रों, ये वाला इस व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो आप क्या पढ़ोगे कि बिंदु ए बिंदु डी के 5 मीटर उत्तर में, ये बिंदु ए किसके, बिंदु डी के कितना, 5 मीटर उत्तर में। हो गया यहां तक, आगे देखिए। बिंदु बी बिंदु डी से 10 मीटर उत्तर में है। बिंदु बी बिंदु डी से 10 मीटर उत्तर में है, यानी फिर से 5 और ऊपर लेना पड़ेगा, 5 और 5 टोटल कितना हो गया, 10 हो गया ना, ये देख लीजिए। बिंदु बी बिंदु डी से 10 मीटर ऊपर है, तो 5 तो ऊपर यही हो गया, और 5 और ऊपर कर लेंगे तो टोटल 10 ऊपर हो गया। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि बी, उसने क्या पूछा था, ए और बी के बीच में कितनी दूरी है, तो आंसर आ गया पहले वाले से, सर ए और बी के बीच में 5 मीटर की दूरी है, सर ए और बी के बीच में 5 मीटर की दूरी है, सर क्लियर हो गया। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या आप डायरेक्टली नहीं कर सकते थे क्या इस प्रश्न को, तुम्हें ए और बी के बीच में दूरी पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है, तो यार मुझे जब ए दिख रहा है, यहां पर सी दिख रहा है, डी दिख रहा है, बी दिख रहा है, सबकी दूरियां दिख रही हैं, तो ए और बी के बीच में कितनी दूरी है ये तो हम निकाल ही लेते हैं। जब हमारे पास ए बी सी डी, पहले वाले सेंटेंस में ए बी सी डी चारों व्यक्ति हमें दे रखे हैं, सबकी दूरियां हमें दे रखी हैं, तो ए और बी के बीच में कितनी दूरी है ये तो निकाल ही लेते, फर्स्ट वाले से तो आंसर आ ही गया। अब भैया देखो, बड़ा ही शानदार चीज है, क्या सेकंड वाले को चेक करने की भी जरूरत है, अक्कल लगाओ यार। मुझे ए दिख रहा है, मुझे सी दिख रहा है, मुझे डी भी दिख रहा है, क्या मुझे बी दिख रहा है, क्या इस वाले सेंटेंस में मुझे बी दिख रहा है जो मैं निकाल पाऊंगा कि ए और बी के बीच में कितनी दूरी है। थोड़ी अक्कल लगाना, कॉमन सेंस यूज करना। आप डाटा सफिशिएंसी पढ़ रहे हो, डाटा सफिशिएंसी का मतलब ही होता है आंकड़े पर्याप्तता, कि आंकड़े पर्याप्त हैं या नहीं है। आपको यह बताना है कि आंकड़े पर्याप्त हैं या आंकड़े पर्याप्त नहीं है। भाई साहब बात समझ में आ रही है क्या आपको, क्लियर है क्या, सही है ना। क्योंकि हमें जब यही बताना है सर आंकड़े पर्याप्त हैं या आंकड़े पर्याप्त नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आंकड़ा कैसे पर्याप्त हो सकता है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, जब बी ही नहीं है। तो सेकंड सेंटेंस में तो बी है ही नहीं। मान लीजिए आपने सोल्व कर भी लिया, मान लो आपकी इच्छा हो गई यार कर लेते हैं ना, अरे कर ले भैया। बिंदु सी बिंदु ए के 10 मीटर पश्चिम में बना भी दिया, मान लो बिंदु सी को अगर बिंदु ए के 10 मीटर पश्चिम में बना भी दिया, और बिंदु डी बिंदु ए के अगर तुमने भैया 10 मीटर उत्तर में बना भी दिया, तो अचार डालोगे इसका, जब बी है ही नहीं। प्रश्न तो हमारा ए और बी के बीच की दूरी पूछ रहा है ना, तो दूसरे वाले से आंसर थोड़ी आएगा, सिर्फ फर्स्ट वाले से आंसर आया। और अगर फर्स्ट वाले से आंसर आए है ना, और सेकंड वाले से आंसर ना आए, तो इसका आंसर क्या बनता है, ए ऑप्शन। बताया था ना मैंने आपको, क्या बताया था, ए ऑप्शन याद रखिए, ठीक है। स्टार्टिंग वाला फर्स्ट ऑप्शन। यदि फर्स्ट वाले से आंसर आ जाए, सेकंड वाले से आंसर ना आए, तो आंसर क्या टिक करेंगे, ए अकेला प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि 2 अकेला प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है।
आ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं। चलो अभी अच्छा है, बढ़िया है। पूरा फोकस इधर रख लो। साक्षी को याद, अब देखिए ये बड़ा ही प्यारा यार, ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी बार एग्जाम में आया है ना यार, सच में मजा आ जाता है दोस्तों इस प्रश्न को करके। हमसे बोल रहा है रेखा का जन्मदिन किस दिन है, क्या पूछ रहा है? अब बताओ, पेन नहीं चला ना, अब आपको प्रश्न में सीधा पढ़ना है। उसने बोला कि रेखा का जन्मदिन कौन से महीने में, तो भैया पहला सेंटेंस है कि साक्षी को याद है कि रेखा का जन्मदिन 3 महीने पहले था। अब भैया 12 महीने होते हैं, कौन से 3 महीने पहले था? अब वो खुद कौन से महीने में है जो 3 महीने पहले की बात कर रही है? क्या कहीं पर भी दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर वगैरह कुछ लिखा है? क्या जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा। अब एक बात बताओ, रेखा का जन्मदिन कौन से महीने में ये निकालना है। साक्षी बोल रही है कि रेखा का जन्मदिन 3 महीने पहले था, तो क्या अचार डालूं? कौन से महीने से 3 महीने पहले जाना है, ये तो दिया ही नहीं है, तो फर्स्ट वाले से तो आंसर नहीं आ रहा। चलो सेकंड वाले को चेक करते हैं, क्या सेकंड वाले से आंसर आएगा? अकेले सेकंड वाले को देखो, राज को याद है कि अब से 2 महीने बाद से 6 महीने पहले रेखा का जन्मदिन होगा। लो, इससे भी आंसर नहीं आ रहा, इससे भी आंसर नहीं आ रहा। राज को क्या याद है कि अब से, अभी से 2 महीने बाद से 6 महीने पहले। अरे कौन से महीने से 2 महीने बाद? क्या जनवरी के 2 महीने बाद के 6 महीने पहले, या भैया जुलाई के 2 महीने बाद के 6 महीने पहले, या नवंबर के 2 महीने बाद, जनवरी हो जाएगा फिर उससे 6 महीने पहले। कौन से 2 महीने बाद से 6 महीने पहले रेखा का जन्मदिन होगा? हमें क्या पता। ना इससे आंसर आ रहा है, ना इससे आंसर आ रहा है, और दोनों को कंबाइन करने के बाद भी आंसर नहीं आया। न पहले वाले से आंसर आ रहा है, न दूसरे वाले से आंसर आ रहा है, दोनों को कंबाइन करने के बाद भी हम नहीं निकाल सकते कि रेखा का जन्मदिन कौन से महीने में, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, जल्दी बता दीजिए। फर्स्ट से आंसर नहीं आ रहा, सेकंड से आंसर नहीं आ रहा, दोनों को कंबाइन करने के बाद भी आंसर नहीं आ रहा, तो आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। अगला देखो, हमें कोड निकालना है दोस्तों, कोल्ड का, CALLED, कोल्ड। कोल्ड का कोड चाहिए। व्हाट इज द कोड ऑफ कोल्ड? ठीक है, कोल्ड का कोड चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मीटिंग हैड बीन कोल्ड, मीटिंग हैड बीन कोल्ड का कोड ये है। अब देखिए, इसने बड़ी ही चालाकी कर दी। अभी तक आपने स्टार्टिंग में जब ऐसे प्रश्न देखे थे, तो देखो आप स्टार्टिंग में जब आपने प्रश्न देखे थे, तो एक सिंगल सेंटेंस में एक सेंटेंस के साथ एक ही कोड दे रखे थे, यानी एक ही सेंटेंस था, पेन इज ब्लू, उसके कोड दे रखे थे। दूसरे सेंटेंस में फिर दिस इज वंडरफुल, उसके लिए कोड दे रखे थे। लेकिन अब इसने चालाकी क्या करी ना, इसने चालाकी ये करी कि एक ही सेंटेंस में अब 2-2 कोड दे दी, ताकि तुम पहले सेंटेंस में अपने आप में ही कंपैरिजन कर पाओ। हमसे कोल्ड का कोड पूछ रहा है, हम फर्स्ट वाले को चेक करने जा रहे हैं भाई, देख लेना ध्यान से। हम फर्स्ट वाले को चेक करने जा रहे हैं। फर्स्ट वाला क्या है? सर दे कॉल्ड एवरी टाइम, दे कॉल्ड एवरी टाइम का कोड दे रखा है लापा G2, और मीटिंग हैड बीन कोल्ड, मीटिंग हैड बीन कोल्ड का कोड दे रखा है नोगा जी का। ठीक है, तो ये पहला सेंटेंस हो गया, एक सेंटेंस ही हो गया, है ना। ध्यान से देखना, ये एक ही सेंटेंस हो गया। क्या सेंटेंस है? एक कोड भाषा में, ध्यान से क्या लिखा हुआ है, एक कोड भाषा में दे कॉल्ड एवरी टाइम को लिखा हुआ है लापा G2, एंड मीटिंग हैड बीन कोल्ड इसको लिखा हुआ है नोगा जी का। यानी एक ही सेंटेंस में अब 2 कोड दे दिए, तो क्या दिक्कत है? कंपैरिजन कर लेते हैं। फर्स्ट वाले सेंटेंस को फर्स्ट वाले सेंटेंस के साथ ही कंपैरिजन करिए, क्या दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? आप कहोगे सर बिल्कुल दोनों में 100% कॉमन आ रहा है सर, कोल्ड यहां भी आ रहा है, कोल्ड यहां भी आ रहा है। और अगर इनका कॉमन कोड देखूं तो सर कॉमन कोड भी मैं निकाल पाऊंगा। ठीक है, यहां पर देख लीजिए JI, सर JI यहां भी आ रहा है, और सर देख लीजिए JI यहां भी आ रहा है, JI यहां भी आ रहा है, JI यहां भी आ रहा है, और तो कोई कुछ भी कॉमन नहीं आया। तो सर पहले वाले से 100% मेरा आंसर आ गया। सर फर्स्ट वाला 100% सफिशिएंट है, कोल्ड का आंसर निकल के आ गया फर्स्ट वाले, क्योंकि फर्स्ट वाले सेंटेंस में अब 2 सेंटेंस दे दिए उसने,
अभी तक तो पहले वाले सेंटेंस में एक ही सेंटेंस था, दूसरे वाले में भी एक सेंटेंस था, लेकिन अब चालबाजी से क्या किया, इसने पहले वाले सेंटेंस में ही दो कोड दे दिए ताकि हम कंपैरिजन कर पाए। दोनों सेंटेंसेस को जब हमने कंपैरिजन किया, दे कोल्ड एवरी टाइम, मीटिंग हैड बीन कोल्ड, दोनों में कोल्ड कॉमन आ रहा है। और फिर राइट साइड में आने वाले जो कोड हैं, लापा G2 का कंपैरिजन NOG का से किया तो सर JI दोनों में कॉमन आ गया, तो कोल्ड का कोड JI है सर। ये क्लियर हो गया, ये हो गया क्लियर। अब भाई साहब सेकंड वाले को देखते हैं, यू कोल्ड एवरी आवर। अब बताओ, यहां पे एक सिंगल सेंटेंस ही दे रखा है, पहले वाले से आंसर आ चुका है 100%, फिर भी हम दूसरे वाले को चेक कर रहे हैं और दूसरे वाले से आंसर नहीं निकल कर आएगा, क्योंकि एक सिंगल सेंटेंस से कभी भी ये नहीं निकाल सकते कि कोल्ड का कोड क्या है। कोल्ड का कोड LA है, कोल्ड का कोड JI है, कोल्ड का कोड RE है या कोल्ड का कोड PI है। तो एक सिंगल सेंटेंस से कभी भी ये नहीं पता लगा सकते कि किसका कोड क्या है। तो फर्स्ट से तो आंसर आ रहा है, बट सेकंड वाले से आंसर नहीं आ रहा है, तो आंसर क्या बनाएगा, ए ऑप्शन, फर्स्ट इज सफिशिएंट। फर्स्ट इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर, बट सेकंड इज नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर। आइए नेक्स्ट अगला करते हैं मित्रों, देखिएगा। हमें दिए एक बच्चों की पंक्ति, और इस बच्चों की पंक्ति में P और Q के बीच कितने बच्चे हैं ये पूछा जा रहा है आपसे। आपसे ये पूछा जा रहा है भाई P और Q के बीच में कितने बच्चे हैं। पहले वाले सेंटेंस में तो ओनली P ही दे रखा है, Q तो है भी नहीं। थोड़ी अक्कल लगाइए। पहले वाले से भाई हमें जब P और Q के बीच में कितने लोग हैं ये जानना है, तो भैया आप सिर्फ P वाला डाटा ही क्यों दे रहे हो, Q के बारे में भी तो कुछ बोलो। आप बोल रहे हो कि P बाएं से 15 है, अरे Q कहां बैठा है ये तो दिया ही नहीं। जब मैंने अकेला सेकंड वाला सेंटेंस चेक किया इंडिविजुअली, जब मैंने सेकंड वाला सेंटेंस चेक किया तो सेकंड वाले सेंटेंस में मुझे दिख रहा है कि Q ठीक बीच में बैठा है और उसके दाएं 10 बच्चे बैठे हैं। तो सर सेकंड वाले सेंटेंस में आपने सिर्फ Q दिया है, P तो दिया ही नहीं। सर पहले वाले सेंटेंस में सिर्फ P दिया, Q नहीं दिया, आंसर नहीं निकाल सकते। सर दूसरे वाले सेंटेंस में केवल Q दिया, P नहीं दिया, आंसर नहीं निकाल सकते। हाँ, अब हम क्या करेंगे, दोनों के डाटा को कंबाइन करेंगे। अकेले फर्स्ट वाले डाटा को चेक करने पर आंसर नहीं आ रहा, अकेले सेकंड वाले डाटा को चेक करने पर भी आंसर नहीं आ रहा। अब दोनों को कर देंगे सर कंबाइन। या तो दोनों को कंबाइन करने के बाद आंसर आ जाएगा, या दोनों को कंबाइन करने के बाद आंसर नहीं आएगा। चलिए चेक करते हैं। सर ये बना दी पंक्ति, और इस पंक्ति के Q ठीक बीच में बैठा था। सर Q अगर ठीक बीच में बैठा है और उसके दाएं 10 बच्चे बैठे हैं, सर Q के दाएं अगर 10 बच्चे बैठे हैं और अगर ये मिड में है, ये मिड में है, तो इसका मतलब सर ये भी होगा कि Q के बाएं भी 10 बच्चे होंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर Q, सर अगर Q मिड में बैठा है, अगर Q मिड में बैठा है और Q के दाएं 10 बच्चे हैं, तो इसका मतलब Q के बाएं भी 10 बच्चे होंगे। सही है। और P बाएं से 15वें स्थान पर था, तो P बाएं से अगर 15वें स्थान पर है तो दिमाग लगाइए, देखिएगा इधर 10 लोग तो ये हो गए, 10 के बाद 11 नंबर पे Q। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 लोग। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 लोग। 10 लोग इधर, 10 लोग इधर। ठीक, 10 और 10 20 और एक ये, टोटल कितने लोग हो गए, इसका मतलब 21वें नंबर, ये 21 लोग हो गए टोटल, इसका मतलब। अब देखिए P की पोजीशन देखिए, ये 10 लोग, 10 के बाद 11 12 13 14 और 15, इस जगह पर P है। सर P इस जगह पर है, तो क्या यहां से निकाल पा रहे हैं P और Q के बीच में कितने बच्चे हैं? P और Q के बीच में कितने बच्चे हैं, क्या ये हम निकाल पाए? जी हाँ सर, P और Q के बीच में 3 बच्चे, P और Q के बीच में 3 बच्चे हैं सर। P और Q के बीच में 3 बच्चे हैं। या सर फर्स्ट से आंसर नहीं आ रहा, सेकंड से आंसर नहीं आ रहा, लेकिन दोनों को कंबाइन करने के बाद आंसर आ रहा है। और यदि दोनों को कंबाइन करने के बाद आंसर आ रहा है तो हम आंसर कौन सा टिक करते हैं? ई ऑप्शन। स्टार्टिंग में मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए थे। अब देखो डायरेक्टली कैसे करना था। क्या सच में पेन चलाना था? भैया
पहले से आंसर नहीं आ रहा, सेकंड से आंसर नहीं आ रहा, ये तो आपको पता लग गया। अब थोड़ा ओवरऑल पूरे डाटा को देखो एक साथ। पूरे डाटा में क्या है कि अच्छा क्यू बीच में बैठा है, क्यू के दाएं 10 बच्चे हैं, तो दिमाग में आ गया क्यू के बाएं भी 10 बच्चे हो। जब बाएं से हम पी को 15वें स्थान पर बिठाएंगे तो कोई ना कोई पोजीशन पे पी आएगा, कोई ना कोई पोजीशन पे क्यू आएगा। इनके बीच में कितने लोग हैं ये 100% निकाल पाएंगे। तो दोनों को कंबाइन करने के बाद आंसर आ रहा है, ये तो हमारे वैसे ही पता लग गया ना दिमाग में, ये तो वैसे ही पता लग गया आपको। अरे यार क्यू के दाएं अगर 10 लोग हैं तो इसका मतलब क्यू के बाएं भी 10 लोग हैं, टोटल 21 लोग हो गए। अब 21 लोगों में क्यू 11वें स्थान पर है देखा जाए तो बाएं से, और पी अगर बाएं से 15वें स्थान पर है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, पी और क्यू के बीच में 3 बच्चे आएंगे या जितने भी बच्चे आएंगे हमें नहीं पता था, अगर डायरेक्टली भी कर रहे थे तो भी भैया ये तो पता था ना कि डाटा तो सफिशिएंट है, प्रश्न का आंसर तो हम निकाल पाएंगे। आंसर निकालना है, एग्जामिनर ने थोड़ी बोला है कि तुम आंसर निकालने बैठो कि कितने बच्चे हैं, उसने प्रश्न में यही पूछा है कि पी और क्यू के बीच में कितने बच्चे हैं, पर तुमसे यह थोड़ी पूछा है कि तुम निकाल के 3 लिख दो। वो तो तुमसे यह पूछेगा कि इस सेंटेंस में दिया गया डाटा और इस सेंटेंस में दिया गया डाटा क्या मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं है, तुम्हें तो यह चेक करना है ना। तो अपने आंख, कान और बुद्धि को बिल्कुल अलर्ट रखना। हर बार प्रश्न का आंसर निकालना सॉल्यूशन नहीं है, आपको सिर्फ डाटा पता होना चाहिए कि हां इस डाटा से आंसर मैं निकाल पाऊंगा। यह चेक करना है कि हां डाटा सफिशिएंट है या नहीं है प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए। स्टार्टिंग में ही मैंने बोला आपको, जैसे अब यहां पर देखिएगा 5 व्यक्ति अपने वजन के क्रम के अनुसार अवरोही क्रम में बाएं से दाएं सबसे खड़े हैं और सबसे भारी व्यक्ति कौन है, यह तुम्हारा प्रश्न है। प्रश्न आपका यह है हु इज द हैवीएस्ट पर्सन, कौन सबसे भारी व्यक्ति। लोग कितने हैं 5, कैसे बैठे हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम, है ना। हम बाएं से दाएं घटते हुए क्रम में चलेंगे मित्रों। अब देखिएगा कैसे, बाएं से दाएं घटते हुए क्रम में चलें। जब आप बाएं से दाएं देखिएगा, जब आप बाएं से दाएं घटते हुए क्रम में चलते हैं, ये बायां ये दायां, बाएं से दाएं घटते हुए क्रम में चलना, यानी भैया यहां पर बड़े वजन वाला, फिर यहां पर थोड़ा छोटे वजन वाला, फिर यहां पर थोड़ा और छोटे वजन वाला। सही है ना, करेक्ट है कि नहीं। फिर यहां पे और छोटे वजन वाला, फिर यहां पर और छोटे वजन, ऐसे ही तो होगा। बड़े वजन से लेके छोटे वजन वालों को हमने ऐसे अरेंज करना है बाएं से दाएं। अब वो कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, मुझे ए दिख रहा है सर यहां पर, सर मुझे बी भी दिख रहा है, मुझे सी भी दिख रहा है, मुझे डी भी दिख रहा है। 4 लोग तो सर दिख रहे हैं, ठीक है 5 लोग बोले हैं ना, कोई दिक्कत नहीं सर, 4 लोग तो मुझे दिख रहे हैं। और सेंटेंस को मैं अरेंज करना चालू भी कर दिया। क्या दिया है, केवल 2 व्यक्ति ए से भारी हैं। अब बताइए सर, अगर सर केवल 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जो ए से भारी हैं, तो एक बात बताओ 100% 2 व्यक्ति ऐसे भी होंगे ना जो ए से हल्के होंगे। ऑब्वियस ही बात है यार, अगर 2 व्यक्ति ए से भारी हैं तो इसका मतलब यह भी हो गया कि 2 व्यक्ति ऐसे होंगे जो ए से हल्के भी होंगे। पी डी से भारी है और डी सी से भारी है। बताओ, पी जो था बी वो डी से भारी है और डी जो है सर सी से भारी है। अब इन तीनों को अरेंज करना, हमसे ये पूछ रहा है कि सबसे भारी व्यक्ति कौन है। तो आप ये केस बना सकते हो, सर बी यहां आ जाए, डी यहां आ जाए तो सी यहां आ जाएगा, परंतु सर अगर बी यहां आ जाए, डी यहां आ जाए तो सी यहां आ जाएगा। यानी सर पहले वाले सेंटेंस से तो हम नहीं निकाल पा रहे कि भैया कौन सबसे भारी। क्यों, पहली बात तो थोड़ी सी भी अगर मैं अक्कल लगा लेता, थोड़ी सी मतलब चन्नू भर से भी अगर बुद्धि लगा लेता मैं, तो पेन चलाने की जरूरत भी नहीं थी। सर जब 4 ही लोग दे रखे हैं, ए दे रखा है, बी दे रखा है, डी दे रखा है और सी दे रखा है, सर जब 4 ही लोग दे रखे हैं तो 5वें व्यक्ति के बारे में तो डाटा ही नहीं है हमारे पास। जब 5वें व्यक्ति के बारे में डाटा ही नहीं है और 5 लोगों के अरेंजमेंट में कौन भारी है, ये हम कैसे निकाल पाएंगे सोल्व करके, पता ही नहीं है भाई साहब। फर्स्ट वाले से आंसर नहीं आ रहा सर, फर्स्ट वाले से आंसर नहीं आ रहा तो चलिए कोई बात नहीं, सेकंड वाले से चेक कर लेते हैं, क्या सेकंड वाले से आंसर आएगा। अब आप कहोगे सर सेकंड वाले में तो सिर्फ सी एक व्यक्ति दे रखा है, ई दे रखा है और ए दे रखा है, सर 3 ही लोगों के बारे में डाटा है। सर डाटा दिया भी तो बताओ क्या 3 लोगों के बारे में, सर डाटा क्या दिया 3 लोगों के बारे में, क्या 3 लोगों से
क्या 3 लोगों से 5 लोगों का डाटा मिल जाएगा? वो बोल रहा है कि सी सबसे हल्का व्यक्ति नहीं है, यानी सबसे लास्ट में सी नहीं आएगा। अब सी के आने की तो बहुत सारे केस हो गए, फिर इसका मतलब भैया सी के आने के, सी यहां भी आ सकता है, 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 सबसे हल्का नहीं है, सी यहां नहीं आएगा। ई ए से हल्का है, अब ई और ए बाद में आएंगे। अब बताओ, फर्स्ट वाले से भी आंसर नहीं आ रहा, सेकंड वाले से भी आंसर नहीं आ रहा, क्या सच में मेरे को पेन चलाना था यहां तक? मुझे दिखा कि 4 ही लोग दे रखे हैं, 5वें वाले के बारे में पता ही नहीं है, तो मैं कह देता कि यार फर्स्ट से आंसर नहीं आ रहा। सर सेकंड वाले सेंटेंस को जब देख रहा हूं तो सिर्फ 3 ही लोगों का डाटा दे रखा है, 5 लोगों का डाटा नहीं दे रखा, तो इसका मतलब यहां से भी नहीं पता लगा पाऊंगा कि कौन सबसे जो है भारी। हाँ, अब मैं कंबाइंड जब करूंगा ना तब मैं पेन चलाऊंगा। जब मैं पहले वाले से जब मेरा आंसर नहीं आया, सेकंड वाले से जब मेरा आंसर नहीं आया, हाँ तो सर अब मैं क्या करूंगा ना, दोनों को कंबाइन करूंगा। अब करूंगा मैं कंबाइन। अब जब मैं कंबाइन करूंगा तो अब मैं देख रहा हूं कि केवल 2 व्यक्ति ए से भारी हैं, यानी सर ए की पोजीशन फिक्स है, केवल 2 ही व्यक्ति ए से भारी हैं। अब सर 100% आंसर आ जाएगा दोनों को कंबाइन करने के बाद। कैसे, आइए देखते हैं कैसे। भाई ये बना था बी डी ए सी, ये बनाना था हमको कि बी डी से भारी है, डी सी से भारी है, और सी सबसे लास्ट में नहीं आएगा, ये उसने क्लियरली बोल दिया था। तो इसका मतलब बी यहां, सर डी यहां, सी यहां, सही है। और ई ए से हल्का था तो ई सबसे लास्ट में ई आ गया, तो हो गया ना सर। दोनों को कंबाइन करने के बाद आंसर आ गया। सर दोनों के डाटा को कंबाइन करने के बाद आंसर आ रहा है। अब मेरे पास वैसे भी पता था सर, जब 4 लोग यहां पे थे, 5वां व्यक्ति ई मुझे यहां से मिल गया, तो 5 लोगों का डाटा हो गया, तो दोनों को कंबाइन करने के बाद तो आंसर आ ही जाएगा ना। दोनों को कंबाइन करने के बाद आंसर आ जाएगा, यानी आंसर क्या बनेगा? ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या बन गया? ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सबसे भारी है? तो सबसे भारी बी है। ये कब निकल के आया? जब दोनों को डाटा को कंबाइन किया। अब डायरेक्ट कैसे करना था? डायरेक्ट सिर्फ आपको ये देखना था 4 ही लोग हैं, 5 लोग नहीं है, आंसर नहीं आएगा। 3 ही लोग हैं, 5 लोग नहीं है, आंसर नहीं आएगा। दोनों को देखा तो 5 लोग मिल गए, ए बी सी डी 4 लोग यहां से और 5वां व्यक्ति ई भी मिल गया। दोनों से डाटा मिल रहा था, यानी कंबाइन करके आंसर आ सकता है। लास्ट में अगर 5 या 10 सेकंड ही बचे हों तो सोल्व करने मत लग जाना, वैसे भी सोल्व नहीं करना होता है। करने वाला इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेगा और डायरेक्टली कर लेगा। ठीक है, करेक्ट है। चलिए इस क्लास को हम लोग यहीं पर रखते हैं। एक क्वेश्चन में ये मैं दे रहा हूं आपको, इस सीटिंग अरेंजमेंट टाइप का है। इसमें बोल रहा है कि ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये पूछा है उसने। उसने क्या पूछा है कि ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। हाँ, इस वाले सेंटेंस में ई तो आ रहा है, क्या इस वाले सेंटेंस में ई? हाँ, इस वाले सेंटेंस में भी ई आ रहा है, तो दोनों को अलग अलग चेक करना ही पड़ेगा, अब आपकी मजबूरी हो। पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस दोनों को चेक करिएगा, इस प्रश्न को करिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, परिवार में सबसे छोटा कौन है? परिवार में सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? तो बनाइएगा इसको। ठीक है, दोनों के डाटा को चेक करिएगा और बताइएगा कि परिवार में सबसे छोटा व्यक्ति कौन है ना। LMNOP ठीक है, इसको भी बनाइएगा। ये आपके होमवर्क का प्रश्न है और ये भी आपके होमवर्क का प्रश्न। ठीक है, ओके गाइस, ऑल दी वेरी बेस्ट। बढ़िया से करिए, मेहनत करिए जम के, जबरदस्त तरीके से। और बाकी आपकी शीट्स जल्दी से जल्दी अपलोड हो जाएंगी। कल सैटरडे संडे, मतलब आज सैटरडे संडे है, तो प्रॉपरली चेक वेक सारी चीज़ें हो जाएंगी, है ना। प्रूफ रीडी हो जाएंगी उसकी, मस्त तरीके से अपलोड हो जाएगी जल्दी से। और दूसरी बात ये कि हाँ, आपके जो टाइमिंग से रिलेटेड इशू था, जो कि आप बोल रहे थे कि क्लासेस क्लैश हो रही है ना मैथ और साइंस की, तो वो मैं सर को बोल दूंगा, थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे। ठीक है, करेक्ट है, टेंशन मत लीजिए। चलिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे। वैसे तो यार रिकॉर्डेड आपको मिलती है, आप कभी भी देख सकते हो क्लास को, तो अपना टाइमिंग आप भी चेंज कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर।